हेलो गाइस, वेलकम क्रिएटर्स। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं खाद्य परिरक्षण की विधियां। तो हम लोगों ने जो फूड प्रिजर्वेशन वाला टॉपिक स्टार्ट किया था, इसमें आज हम लोग क्या करेंगे, खाद्य परिरक्षण की विधियां पढ़ेंगे, फूड प्रिजर्वेशन मेथड पढ़ने वाले। तो इसके पहले इस टॉपिक की बहुत सारी क्लासें हो चुकी हैं, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, विजिट करिए, आप लोगों को क्लास मिल जाएगी, क्योंकि इससे पहले हम लोग काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे खाद्य परिरक्षण की विधियाँ कौन कौन सी है, और इन विधियों में हम लोगों ने पहली विधि जो है एक कवर कर ली थी। आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विधियां। तो आरोगारुता की जो विधि है वो हम लोगों ने पढ़ ली थी, और इसमें एनारोबिक, एरोबिक ये वाली चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। तो अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, देख लीजिए, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विधियां, मतलब खाद्य पदार्थ होते हैं उनको परिचित करने की भौतिक विधियां कौन कौन सी होती हैं, और इस विधि के अंतर्गत कौन कौन सी विधियां आती हैं। तो इस विधि के अंतर्गत पहली विधि है प्रशीतन विधि। कौन सी है? प्रशीतन विधि। इसको रेफ्रिजरेशन मेथड भी बोलते हैं। तो ये विधि किस प्रकार से भोज्य पदार्थों का परिरक्षण करती है, इस विधि के माध्यम से किस प्रकार से भोज्य पदार्थों का परिरक्षण किया जाता है, इसको हम लोग जानेंगे अपनी क्लास में। तो जो प्रशीतन विधि है, इसमें क्या होता है, प्रशीतन विधि द्वारा भोज्य पदार्थों की उष्णता को कम करके इन्हें अपेक्षित समय तक परिरक्षित करके रखा जाता है। तो प्रशीतन विधि में क्या होता है, प्रशीतन विधि में जो भोज्य पदार्थ है उनकी उष्णता, मतलब उनके तापक्रम को कम करके उन्हें अपेक्षित समय तक परिरक्षित करके रखा जा सकता है। मतलब जब तक हम चाहते हैं तब तक उन्हें परिरक्षित करके रख सकते हैं, लेकिन कैसे? उनके तापक्रम, उनकी उष्णता को कम करके। प्रशीतन विधि में तापक्रम जो होता है वो कितना होता है, जो हमारा रेफ्रिजरेशन मेथड है, इसमें जो टेम्परेचर होता है वो कितना यूज़ किया जाता है, 4 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस पर प्रशीतन विधि में टेम्परेचर यूज किया जाता है, और इसी टेम्परेचर पर भोज्य पदार्थों का परिरक्षण किया जाता है। क्योंकि आर्द्रता एवं उष्णता दोनों ही भोजन को सड़ा गलाकर नष्ट कर देते हैं। क्योंकि जो भोज्य पदार्थों में आर्द्रता और उष्णता होती है, अगर भोज्य पदार्थों में आर्द्रता, नमी ज़्यादा होगी तब भी वो भोजन को खराब कर देगी, भोजन को सड़ा देगी। साथ ही अगर भोज्य पदार्थों में उष्णता ज़्यादा होगी, तापक्रम ज़्यादा होगा, तभी वो भोज्य पदार्थों को खराब कर नष्ट कर देगी। तो दोनों ही चीज़ें क्या करती हैं, भोज्य पदार्थों के लिए नुकसानदायक होती हैं। चाहे आर्द्रता अधिक होगी तो वो भी नुकसानदायक होगी, अगर उष्णता अधिक है तो वो भी नुकसानदायक होती। दोनों भोजन को सड़ाकर खराब करने का कार्य करती हैं। व्यापारिक स्तर पर भोज्य पदार्थों को प्रशीतन के लिए, अगर व्यापारिक स्तर पर भोज्य पदार्थों का प्रशीतन किया जाता है तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, तो उसके लिए बहुत बड़े बड़े स्टोरेज का यूज़ किया जाता है। और वो स्टोरेज कौन होते हैं? व्यापारिक स्तर पर भोज्य पदार्थों के प्रशीतन के लिए कौन से स्टोरेज होते हैं? तो कोल्ड स्टोरेज होते हैं, चिल स्टोरेज होते हैं, और सेलार स्टोरेज होते हैं। तो ऐसे स्टोरेज का यूज़ किया जाता है। कौन कौन से? कोल्ड स्टोरेज, चिल स्टोरेज और सेलार स्टोरेज को व्यापारिक स्तर पर भोज्य पदार्थों का प्रशीतन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और घर पर क्या होता है, तो घर पर भोज्य पदार्थों को सुरक्षित करने के लिए, प्रिजर्वेशन करने के लिए जो प्रशीतन विधि है उसमें किसका यूज़ किया जाता है, तो उसमें जो हमारे घर में रेफ्रिजरेटर होता है उसका यूज़ किया जाता है, फ्रीज का यूज़ किया जाता है। उसमें भोज्य पदार्थों को रख दिया जाता है और उसके टेम्परेचर को सेट कर दिया जाता है। तो जो भोज्य पदार्थ हैं वो काफ़ी थोड़े लंबे समय तक, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन फ्रिज में थोड़े से लंबे समय तक क्या होता है, थोड़े समय तक उनको सुरक्षित करके रखा जा सकता है प्रशीतन विधि के द्वारा। घरेलू स्तर पर किसके द्वारा? रेफ्रिजरेशन के द्वारा। लेकिन व्यापारिक स्तर पर, कमर्शियल लेवल पर किसके द्वारा होगा, तो बहुत बड़े बड़े स्टोरेज होते हैं, क्योंकि बहुत अधिक संख्या में क्या होता है, भोज्य पदार्थों को प्रिजर्व किया जाता है। तो जो प्रिजर्वेशन विधि है उसमें बहुत बड़े स्टोरेज में क्या होगा, चिल स्टोरेज होंगे, कोल्ड स्टोरेज होंगे और सेलार स्टोरेज होंगे, जिसमें प्रशीतन विधि के द्वारा भोज्य पदार्थों का परिरक्षण किया जाता है। और कुछ जो जीवाणु होते हैं वो इस तापक्रम पर भी नहीं मरते, लेकिन कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो प्रशीतन विधि का जो टेम्परेचर होता है 4 डिग्री से जो 10 डिग्री सेल्सियस होता है उस पर भी नहीं मरते। क्योंकि कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं कि अगर उनको उचित तापक्रम मिल जाए, मतलब उनके जीवित रहने के अनुकूल अगर टेम्परेचर मिल जाता है, तो वो उसी टेम्परेचर पर बहुत तेज़ी से वृद्धि करने लगते हैं, गति करने लगते हैं और अपनी संख्या को बढ़ाने लगते हैं। तो ऐसे कौन से जीवाणु हैं जो प्रशीतन विधि का जो टेम्परेचर होता है 4 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस, इस पर भी नहीं निष्क्रिय होते हैं? तो वो कौन से होते हैं? वो स्टेफिलोकोक्साई होते हैं। कौन से होते हैं? स्टेफिलोकोक्साई जो होते हैं जीवाणु, वो क्या करते हैं, 4 से 10 डिग्री का जो टेम्परेचर होता है उस पर भी प्रशीतन विधि के द्वारा उन्हें निष्क्रिय नहीं किया जा सकता है। इस टेम्परेचर पर भी वो जीवित रह करके अपनी वृद्धि करते रहते हैं। साथ ही सूक्ष्म जीव उचित तापक्रम पाकर तेजी से वृद्धि करते हैं और भोजन को खराब कर देते हैं। अगर जो सूक्ष्म जीव है उनको उनकी वृद्धि के अनुकूल टेम्परेचर मिल जाता है तो वो उस टेम्परेचर पर वृद्धि करके भोज्य पदार्थों को खराब करने का कार्य करते हैं। तो प्रशीतन विधि क्या होती है हम लोगों ने जान लिया है। तो भौतिक विधि में पहली विधि है, भौतिक विधि के अंतर्गत ये पहली विधि है प्रशीतन विधि। तो प्रशीतन विधि क्या होता है हम लोगों ने जान लिया है। तो अभी हम लोगों ने
भौतिक विधि में कौन सी विधि पढ़ी थी? तो अभी हम लोगों ने रेफ्रिजरेशन मेथड पढ़ी थी। कौन सी पढ़ी थी? जो प्रशीतन विधि पढ़ी थी। कौन सी पढ़ी थी? प्रशीतन विधि, रेफ्रिजरेशन मेथड पढ़ी थी। अब हम लोग दूसरी विधि देखते हैं, भौतिक विधि के अंतर्गत ही ये विधि है। तो ये दूसरी विधि कौन सी है? हिमीकरण। तो अब पढ़ने वाले हैं फ्रीजिंग, मतलब एकदम फ्रीज करके जो भी भोज्य पदार्थ है उनको फ्रीज करके बर्फ के रूप में जमा करके इस विधि के द्वारा सुरक्षित करके रखा जा सकता है। लेकिन जो प्रशीतन विधि थी उसमें क्या होता था? उसमें ठंडे तापक्रम पर रखा जाता है, मतलब जो भोज्य पदार्थ है उनको एकदम फ्रीज नहीं किया जाता था, जमाया नहीं जाता था बर्फ के रूप में, बल्कि उनको ठंडे तापक्रम पर, जैसे कोल्ड स्टोरेज हो गए और चिल्ड स्टोरेज हो गए, इन पर रखा जाता था, इनमें रखा जाता था। कहाँ पर? ठंडे तापक्रम पर, जमाया नहीं जाता था। उनका जो एनवायरनमेंट होता था इन स्टोरेज का कैसा होता था? ठंडा होता था। वहाँ पर जो तापक्रम है वो ठंडा होता था। लेकिन और उस विधि का टेम्परेचर कितना था? प्रशीतन विधि का तो 4 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस था। लेकिन जो आपकी फ्रीजिंग मेथड है ये बिल्कुल भोज्य पदार्थों को जमाने वाली विधि है। इस विधि में भोज्य पदार्थों के तापक्रम को बहुत ही कम कर दिया जाता है। कितना कम कर दिया जाता है? 20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। लेकिन प्रशीतन विधि में कितना था? 4 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस था। और जो हिमीकरण है उसमें कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो इस सेल्सियस पर, इस टेम्परेचर पर क्या होता है? जो भोज्य पदार्थ है वो बिल्कुल जम जाते हैं। इस विधि में टेम्परेचर कितना होता है? तो इस विधि में जो टेम्परेचर होता है वो 20 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन प्रशीतन विधि थी उसमें कितना टेम्परेचर था? उसमें जो टेम्परेचर था वो 4 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच था। तो इसीलिए जो प्रशीतन विधि है उसमें ठंडे तापक्रम पर रखा जाएगा। लेकिन जो आपकी हिमीकरण विधि है इसमें जो है बिल्कुल भोज्य पदार्थ है उनको 0 डिग्री पर, मतलब उनको जमा दिया जाता है। इस तापक्रम पर सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रुक जाती है, क्योंकि जो टेम्परेचर होता है बिल्कुल फ्रीजिंग होता है। जितने भी सूक्ष्मजीव होते हैं वो बिल्कुल निष्क्रिय हो जाते हैं, उनकी जो एक्टिविटी है, वृद्धि है, वो बिल्कुल रुक जाती है। तो इस टेम्परेचर पर जो सूक्ष्मजीव है उनकी वृद्धि रुक जाती है। तो वो टेम्परेचर कौन सा होता है? वो 20 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इस टेम्परेचर पर जो सूक्ष्मजीव है उनकी वृद्धि रुक जाती है। तो ये भी आता है कि हिमीकरण विधि में टेम्परेचर कितना यूज़ किया जाता है? 20 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस यूज़ किया जाता है। और क्वेश्चन ये भी बनता है कि सूक्ष्मजीव किस टेम्परेचर पर निष्क्रिय हो जाते हैं? तो कौन सा टेम्परेचर होगा? तो यही टेम्परेचर होगा, क्योंकि इसी टेम्परेचर पर इनकी जो वृद्धि है बिल्कुल रुक जाती है। और जो आपकी हिमीकरण विधि, इस हिमीकरण विधि के अंतर्गत, मतलब इस विधि के अंतर्गत भी 2 विधियाँ हैं। पहली है गहरी हिमीभूत, दूसरी है मंद हिमीभूत। तो पहली है डीप फ्रीजिंग मेथड, दूसरी है स्लो फ्रीजिंग मेथड। तो डीप फ्रीजिंग क्या है, स्लो फ्रीजिंग क्या है, इसको भी जानते हैं। हिमीकरण आपकी फ्रीजिंग मेथड के अंतर्गत 2 टाइप्स और हैं, डीप फ्रीजिंग और स्लो फ्रीजिंग। तो डीप क्या होता है? इस विधि से मांस, मछली, दूध, आइसक्रीम, दही, सूप को कितने -18 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर रखा जाता है। तो डीप फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है? बहुत लो टेम्परेचर होगा। कितना होगा? बहुत ज़्यादा लो होगा और बहुत ही आइसिंग टेम्परेचर पर रखा जाएगा। वो टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। जब डीप फ्रीजिंग होती है तो जो टेम्परेचर है वो माइनस में चला जाता है, 0 से भी कम हो जाता है, माइनस में चला जाता है। तो वो टेम्परेचर कितना होगा? तो -18 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस होता है। इस तापक्रम पर भोज्य पदार्थों को डीप फ्रीजिंग में रखा जाता है प्रिजर्वेशन के लिए। तो वो कौन से भोज्य पदार्थ हैं? मांस, मछली, दूध, आइसक्रीम, दही, सूप आदि को इसी विधि के माध्यम से, डीप फ्रीजिंग के माध्यम से भी प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो ये किसकी विधि है? हिमीकरण की। और दूसरी इसी की विधि कौन सी है? मंद हिमीभूत, मतलब स्लो फ्रीजिंग मेथड। तो स्लो फ्रीजिंग मेथड में क्या होगा? इस विधि में भोज्य पदार्थों के क्रिस्टल बन जाते हैं। मतलब इस विधि में स्लो फ्रीजिंग का मतलब होगा बहुत ही स्लो मेथड होता है फ्रीजिंग का। और इस विधि में जो भोज्य पदार्थ है प्रिजर्वेशन के लिए रखे जाते हैं स्लो फ्रीजिंग में, उनमें क्या होता है? धीरे धीरे जो भोज्य पदार्थ हैं उनमें क्रिस्टल बन जाते हैं। किसके? बर्फ़ के क्रिस्टल बन जाते हैं, बर्फ़ के हार्ड कण बन जाते हैं। और वो कण इतने क्रिस्टल उतने मजबूत व बड़े होते हैं कि भोजन की कोशिकाओं को फाड़ देते हैं। भोजन के अंदर क्या होता है? उनकी कोशिकाओं में जो क्रिस्टल बनने लगते हैं। किसके? बर्फ़ के। कौन सी विधि में? तो आपकी जो स्लो फ्रीजिंग मेथड होती है उसमें बर्फ़ के क्रिस्टल बनने लगते हैं। और धीरे धीरे जब वो इतने मजबूत हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो वो भोज्य पदार्थों की जो कोशिकाएँ हैं उनको फाड़ देते हैं। तो जिससे भोज्य पदार्थों का मूल आकार व आकृति में परिवर्तन हो जाता है। और जब ये क्रिस्टल बड़े हो जाते हैं और मजबूत हो जाते हैं, भोज्य पदार्थ की कोशिकाओं को फाड़ देते हैं, तो जो भोज्य पदार्थ है उसका जो मूल आकार है, उसकी आकृति है, उसमें क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसी कौन सी विधि है जिसमें भोज्य पदार्थ की कोशिकाओं को क्रिस्टल फाड़कर उसके मूल आकार व आकृति में परिवर्तन कर देते हैं? तो वो कौन सी विधि है? वो स्लो फ्रीजिंग मेथड है। कौन सी है? स्लो फ्रीजिंग मेथड है। और किसी विधि के अंतर्गत आएगी तो हिमीकरण फ्रीजिंग मेथड के अंतर्गत आती है।
अब समझते हैं कि चिल स्टोरेज क्या होते हैं। तो चिल स्टोरेज क्या होते हैं, इस विधि में तापक्रम, चिल स्टोरेज में क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 45 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। तो जो चिल स्टोरेज होते हैं वो भी प्रशीतन विधि के एक माध्यम है, और इसमें जो होता है वो टेम्परेचर कितना होता है, इस विधि में टेम्परेचर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 45 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। और इस विधि के माध्यम से किन किन चीज़ों को सुरक्षित करके रखा जाता है, तो चीज़ व पनीर को 45 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है। तो जो आपकी चिल स्टोरेज वाले स्टोरेज है उसमें क्या होता है, चीज़ व पनीर को कितनी डिग्री टेम्परेचर पर, तो कितने 45 डिग्री टेम्परेचर पर सुरक्षित करके रखा जाता है। साथ ही जो फल व सब्जियां हैं इनको कितने, तो टेम्परेचर जब होगा तो इन दोनों के बीच ही होगा। अभी क्या है, जो पनीर है उसका 45 डिग्री फ़ारेनहाइट है, लेकिन जो फल व सब्जियां उनका टेम्परेचर कितना है, 35 डिग्री फ़ारेनहाइट है, मतलब 35 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इन दोनों टेम्परेचर के बीच में ही है। और साथ ही जो दूध, अंडा, दही व अन्य भोज्य पदार्थ है उनका टेम्परेचर कितना है, तो उनको 35 डिग्री फ़ारेनहाइट से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित करके रखा जा सकता है। तो ये टेम्परेचर कहाँ पर यूज होता है, तो ये टेम्परेचर चिल स्टोरेज में यूज़ होता है। किसके लिए, तो जो फल सब्जियां पनीर उनको सुरक्षित करने के लिए, उनका प्रिजर्वेशन करने के लिए जो चिल स्टोरेज है उसमें इस टेम्परेचर पर उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है। अभी तक हम लोगों ने चिल स्टोरेज पढ़े थे। अब हम लोग देखते हैं कि कोल्ड स्टोरेज क्या होते हैं और कोल्ड स्टोरेज का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो इन स्टोरेज में जो तापक्रम होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री से 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है, जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं उसमें तापक्रम कितना होता है, तो 0 डिग्री से 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसका उपयोग व्यापारिक स्तर पर भोज्य पदार्थों के संग्रहण हेतु किया जाता है। तो जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं उनका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, व्यापारिक कमर्शियल लेवल पर किया जाता है। और किसके लिए, तो भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए, बहुत अधिक संख्या में भोज्य पदार्थों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। और वहाँ पर टेम्परेचर कितना होता है, तो 0 डिग्री से 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच टेम्परेचर होता है। इसी टेम्परेचर पर कोल्ड स्टोरेज में जो भोज्य पदार्थ हैं उनका संग्रहण करके रखा जाता है। और वो भोज्य पदार्थ कौन से होते हैं, जैसे कि मांस हो गया, मछली हो गए, मक्खन हो गई, सब्जियां हो गई आदि ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जिनको कोल्ड स्टोरेज में 0 डिग्री से 32 डिग्री जो टेम्परेचर होता है फ़ारेनहाइट का उसमें संग्रहित करके रखा जाता है। अगला है सेलार स्टोरेज। तो सेलार स्टोरेज क्या होते हैं, इसमें जो टेम्परेचर होता है वो 15 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। तो सेलार स्टोरेज कौन से होते हैं, ऐसे स्टोरेज जिसमें टेम्परेचर जो होता है वो 15 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। इस तापक्रम पर सूक्ष्म जीवों की जो गति है, जो वृद्धि है, वो कैसी हो जाती है, धीमी हो जाती है। तो जो सेलार स्टोरेज होते हैं उनका टेम्परेचर कितना होता है, 15 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। और इस टेम्परेचर पर सेलार स्टोरेज में क्या होता है, इस टेम्परेचर पर जो सूक्ष्म जीव है उनकी जो वृद्धि है वो धीमी हो जाती है। परंतु इस विधि द्वारा खाद्य पदार्थों का संरक्षण सीमित समय के लिए ही किया जाता है। तो सीमित समय के लिए ही सेलार स्टोरेज जो होते हैं उनमें भोज्य पदार्थों को संग्रहित करके रखा जाता है। और बहुत लंबे समय तक इन स्टोरेज में भोज्य पदार्थों को संग्रहित करके रखा नहीं जा सकता है, क्योंकि जो सेलार स्टोरेज होते हैं उनका टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। और इस टेम्परेचर पर केवल जो सूक्ष्म जीव है उनकी वृद्धि धीमी होती है, वो निष्क्रिय नहीं होते, पूर्णतः निष्क्रिय नहीं होते, उनकी वृद्धि है जो वो धीमी हो जाती है। इसलिए इन स्टोरेज में जो भोज्य पदार्थ है उनको बहुत लंबे समय तक संग्रहित करके नहीं रखा जा सकता है। अगला है गैस स्टोरेज। तो गैस स्टोरेज क्या होते हैं, जो गैस स्टोरेज होते हैं ये बहुत ही प्रचलित स्टोरेज होते हैं और ये बहुत ही लोकप्रिय स्टोरेज है। इन स्टोरेज में गैस के माध्यम से भोज्य पदार्थों का संग्रहण किया जाता है। तो भोज्य पदार्थों को दीर्घकाल तक संग्रहित करने की यह सबसे लोकप्रिय विधि है। तो भोज्य पदार्थों को दीर्घकाल तक संग्रहित करने की सबसे लोकप्रिय विधि कौन सी है, जो गैस स्टोरेज है और वो विधि है। और इस स्टोरेज में क्या होता है, इस स्टोरेज में जो गैस होती है, कौन सी गैस, CO2 गैस होती है। इस गैस को प्रवाहित करके भोजन को सड़ने से बचाया जाता है। तो इस गैस को, CO2 गैस को, जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, उस गैस को गैस स्टोरेज में भोज्य पदार्थों को संग्रहित करने के लिए, बचाने के लिए, सड़ने गलने से बचाने के लिए, लंबे समय तक बचाने के लिए जो CO2 गैस होती है उसको प्रवाहित किया जाता है और उसी गैस के माध्यम से भोज्य पदार्थों का संग्रहण किया जाता है। तो जो गैस स्टोरेज होते हैं उसमें कौन सी गैस को भोज्य पदार्थों के संग्रहण करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो गैस CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। और इसी विधि से फल, सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि को संग्रहित करके रखा जाता है। तो जो गैस स्टोरेज होते हैं उसमें CO2 गैस के माध्यम से जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, फल हैं आदि को संरक्षित करके रखा जाता है। तो गैस स्टोरेज में CO2 गैस के माध्यम से ही भोज्य पदार्थों का जो संग्रहण है वो होता है।
तो अगली विधि कौन सी हम लोगों की अगली विधि है शुष्क हिमीकरण विधि। तो अभी तक ये सारी विधियां भौतिक विधियों के अंतर्गत ही है और उनमें से एक विधि है भौतिक अंतर्गत के अंतर्गत कौन सी है, शुष्क हिमीकरण, मतलब ड्राई फ्रीजिंग क्या है। तो इसमें ड्राई फ्रीजिंग क्या होती है, तो जो शुष्क हिमीकरण है इसे डिहाइड्रो फ्रीजिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर शुष्क हिमीकरण आए, ड्राई फ्रीजिंग आए या डिहाइड्रो फ्रीजिंग आए तो ये शुष्क हिमीकरण ही विधि का नाम है, जिसे जो शुष्क हिमीकरण विधि है इसका दूसरा नाम क्या है, डिहाइड्रो फ्रीजिंग भी है। तो अगर ड्राई फ्रीजिंग पूछे, डिहाइड्रो पूछे तो एक ही है। इस विधि द्वारा जिन फल व सब्जियों को संग्रहित करके रखना होता है उन्हें सर्वप्रथम क्या किया जाता है, जो ड्राई फ्रीजिंग है, शुष्क हिमीकरण है, इस विधि के द्वारा जो फल व सब्जियों को संग्रहित करके रखना होता है उन्हें गर्म करके उनमें जो उपस्थित नमी है उसकी कम से कम आधी से अधिक मात्रा को सुखा दिया जाता है। संग्रहित करके रखना होता है तो उन्हें सर्वप्रथम गर्म करके उनमें उपस्थित जो नमी होती है उसकी आधी मात्रा को सुखा दिया जाता है। और इस विधि को ड्राई फ्रीजिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो भोज्य पदार्थ है उनको सुरक्षित रखने से पहले उनकी जो नमी होती है, आर्द्रता होती है, उसको कम से कम आधा सुखा दिया जाता है, जिससे वो कैसे हो जाते हैं, वो शुष्क हो जाते हैं और उनकी नमी को सुखा करके उसके बाद ही क्या होता है, उनका हिमीकरण किया जाता है, उनकी फ्रीजिंग करी जाती है। तो ऐसी कौन सी विधि है जिसमें जो भोज्य पदार्थ है उनको उनकी नमी को पहले आधे से अधिक मात्रा में सुखा दिया जाता है, उसके बाद उनकी फ्रीजिंग करी जाती है। तो वो आप लोगों की शुष्क हिमीकरण विधि है या इसे डिहाइड्रो फ्रीजिंग विधि भी कहते हैं। और डिहाइड्रो फ्रीजिंग विधि या शुष्क हिमीकरण विधि में ही भोज्य पदार्थों को संग्रहित करने से पहले उनकी जो नमी है, आर्द्रता है, उसकी आधी से अत्यधिक मात्रा को सुखा दिया जाता है, उसके बाद ही उनका जो हिमीकरण होता है, उनकी जो फ्रीजिंग होती है वो की जाती है। तो ये किसके अंतर्गत होगा, तो ये शुष्क हिमीकरण विधि के अंतर्गत होगा। तो अभी तक हम लोग भौतिक विधियां ही कर रहे हैं, अभी इसके आगे और भी भौतिक विधियां हैं। तो अभी आप लोगों का जो चैप्टर है वो समाप्त नहीं हुआ, इसके बाद कौन सी रासायनिक विधियां आएंगी, तो इतना आज हम लोगों ने अपनी क्लास में कवर कर लिया है। तो इसके आगे का जो पोर्शन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो गाइस क्लास कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।